स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चाहे आप सीजीएल प्री मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीपीओ प्री मेंस की, सीएचएसएल या एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इंग्लिश ग्रामर का वर्ब बेसिक टॉपिक का पार्ट नंबर 16 है और टोटल लेक्चर नंबर 19 है। देखिए, हम वर्ब दो पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं वो है बेसिक। क्योंकि इसलिए बेसिक पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस कर रहे हो तो उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे मैंने एक बोला ही गोज, यानी वह जाता है। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। यानी कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें वर्ब की नीड पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, वर्ब बेसिक और वर्ब एडवांस। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम वर्ब बेसिक में पढ़ रहे हैं। वर्ब बेसिक एंड हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे आफ्टर दैट टेंस। टेंस के बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद हम वॉइस, नरेशन, ईटीसी ये खत्म करने के बाद हम मूव करेंगे वर्ब एडवांस पे। क्योंकि वर्ब एडवांस में हम पढ़ेंगे जिरेंड, पार्टिसिपल, ठीक है, इन्फिनेटिव, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये एडवांस लेवल में करेंगे। यानी कि हम एक बार बेसिक वर्ब को कंप्लीट करने के बाद हम अगेन दोबारा मूव करेंगे वर्ब एडवांस सेक्शन पे। इसीलिए इस सीरीज का नाम है बेसिक टू एडवांस। यानी कि एकदम आपको अगर नहीं कुछ भी पता है इंग्लिश में, अगर आप इस सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे होंगे मेरा लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 18, तो आपको हर कुछ समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, देखिए, और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जो हमारा लास्ट लेक्चर एंड हुआ था वर्ब का पार्ट नंबर 15, तो हम कर क्या रहे हैं, 5-5 के सेट उठा रहे हैं। उस सेट में से वर्ड्स, हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स ले रहे हैं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है। उस वर्ड्स के हम पहले मीनिंग जान रहे हैं, उसके बाद उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है वो सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका वर्ब बेसिक, अगर मेरे को एंड करना होता तो कब का एंड हो गया होता ये सेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये कि आपको इसके थ्रू वोकैब की लर्निंग होती जा रही है। आपके जैसे देखो, ये दो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स की मीनिंग आपको वोकैब में भी पता चल रहा है एज वेल एज आप वर्ब बेसिक में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा ले जा रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज आपका वर्ब टॉपिक, बेसिक टॉपिक एंड हो चुका है कब का। लेकिन मैं आपको एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी साथ साथ करा रहा हूँ जो आपके वोकैब का भी पार्ट है। चलिए, तो ऑलरेडी 1 to 20 कंफ्यूजिंग वर्ड्स पेयर के साथ, 5-5 के पेयर के साथ मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने लास्ट 3-4 लेक्चर देखे होंगे तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नए 5 सेट लेते हैं, 5 सेट लेते हैं, 5-5 के सेट लेते हैं और उसके बाद उस पर यूजेज हम सीखेंगे। चलिए, तो सबसे 20 नंबर, क्योंकि 1 to 20 ऑलरेडी करा चुका हूं। कंफ्यूजिंग वर्ड नंबर 20, देखो, एक होता है पोस्टपोन और दूसरा होता है एडजर्न। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का हिंदी मीनिंग देखोगे तो स्थगित करना, स्थगित करना। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज है उसको आगे नेक्स्ट टाल देना, यानी किसी और दिन उसको रख देना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्टपोन एंड एडजर्न। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को टाल देना। जैसे मान लो एसएससी का एग्जाम हो रहा है, ड्यू टू लॉकडाउन देखे थे कि आप सीएचएसएल का पेपर हो रहा था और कुछ जो डेट था उसका पर्टिकुलर डेट का नहीं हो पाया, उसको अभी भी क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। क्योंकि लॉकडाउन जब तक खुलेगा नहीं तब तक आपका एग्जाम का डेट टाल दिया गया, यानी पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन एडजर्न, इसका भी मतलब होता है कि स्थगित कर देना, लेकिन किस चीज के, कोर्ट ईटीसी। यानी जैसे आप देख रहे हो कोर्ट अदालत जो लोग जाते हैं तो वहां पे कोर्ट को क्या कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया, यानी स्थगित कर दिया जाता है कि आज नहीं हो, कल के क्या होगी, आज बहस उस टॉपिक पे नहीं होगा। मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर डेट थी, उस डेट को और नेक्स्ट डेट बढ़ा दिया गया, यानी कोर्ट को एडजर्न कर दिया गया। ठीक है, स्थगित कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आप देखते हो ना, मूवी भी देखते होगे, अगर आपने बॉलीवुड मूवी देखा होगा तो आप देखे होंगे कि जो जज होते हैं, देखते हो, दो वकील बहस कर रहे हैं, अपने अपने जो भी उनके वो हैं, जिन्होंने उस दोनों साइड से लड़ रहे हैं। मान लो एक किसी ने क्राइम किया और दूसरा किसी ने नहीं क्राइम किया, तो दोनों साइड से जो उनके आपस में वकील एक दूसरे से बहस कर रहे हैं थ्रू कोर्ट। ठीक है, तो फिर क्या होता है, देखते हो कि समटाइम्स के लिए क्या कर देते हैं, वहां के जो जज हैं उन्होंने कोर्ट को क्या कर देते हैं, एडजर्न कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, कुछ समय के लिए वो टाल देते हैं। तो ठीक है, तो दोनों का मतलब ही होता है स्थगित करना। लेकिन ये नॉर्मल भी सिचुएशन में कोर्ट, जैसे एग्जाम वगैरह पोस्टपोन कर दी जाती है, लेकिन ये एडजर्न जो होता है स्थगित करना, ये किसके द्वारा, कोर्ट ईटीसी के द्वारा नियम के तहत ये किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा कुछ 22 पे आते हैं। देखिए, 3 वर्ड है, एक है क्राई,
दूसरा है वीप और तीसरा है प्लीड। ये तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो वो क्राई दोनों तरह रोल प्ले करता है, नाउन की तरह और वर्ब की तरह। नाउन में क्राई का मतलब क्या होगा, चीख या चिल्लाहट, ठीक है, क्राई मतलब चीख या चिल्लाहट। लेकिन अगर इसकी मैं वर्ब के सेंस में बात करूं तो इसका मतलब होता है वीप विथ योर वॉइस ऑडिबल। ऑडिबल मतलब क्या है कि जैसे आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने के सेंस में हम उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं क्राई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्राई का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, ये था हमारा क्राई। क्राई नाउन है जिसका मतलब होता है चीख और चिल्लाहट। अगर वर्ब की बात करें तो वीप विथ योर वॉइस ऑडिबल, यानी आप रो तो रहे हो लेकिन उसमें क्या है, आवाज के साथ रो रहे हो, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे कैसे रोते हैं, जैसे अगर छोटा बेबी हो, मान लो ये छोटा बेबी है तो ये कैसे रोते हैं छोटे बेबी, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका वीप। वीप मतलब भी क्या होता है, रोना, लेकिन क्या, विदाउट साउंड। ये वर्ब है, इसका मतलब भी होता है रोना लेकिन विदाउट साउंड। जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं बात करूं एक तरफ से कि एक नॉर्मल बड़ा पर्सन है, ठीक है, मतलब कि जैसे आप 7 या 15 ईयर के हो, ठीक है, तो आप नॉर्मल बच्चों की तरह, एक छोटा सा बेबी जिस तरह से रोता है चीख चीख के, आप वैसे नहीं रो रहे हो, आप भी रो रहे हो लेकिन विदाउट साउंड, यानी साउंड नहीं कर रहे हो, यानी अपने अंदर ही रो रहे हो। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, वीप, ठीक है। एक होता है प्लीड। प्लीड मतलब होता है गिड़गिड़ाना या याचना करना, ठीक है। प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना या याचना करना। अब इसका देखो ये क्या है, प्लीड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इन कोर्ट व्हेन यू प्रे फॉर समथिंग। जैसे देख रहे हो, अगर देखते होंगे आप कि अगर मान लो कोर्ट में बहस होती है, जैसे देख रहे थे निर्भया कांड वाला केस भी आपने देखा होगा कि वो वहां पे जो वकील था, जो गुनाहगार थे 4-5 लोग, उसका वकील क्या कर रहा था, हर दिन याचना दाहिर करके वो गिड़गिड़ाहट यानी जज से गुहार लगाता था कि भाई कुछ ना कुछ करके इनको सजा कम कर दी जाए, यानी तो उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं प्लीड। प्लीड मतलब होता है गिड़गिड़ाना या याचना करना। इन कोर्ट में व्हेन यू प्रे फॉर समथिंग, यानी जब आप प्रार्थना करते हो, गिड़गिड़ाहट करते हो, यानी प्रार्थना करते हो कि भाई इसकी सजा को थोड़ा सा कम कर दिया जाए या कुछ भी, तब उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं प्लीड, ठीक है। आई होप ये सारा चीजें समझ में आ गई। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इन सारे टर्म्स को। देखो, पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित करना, जैसे एग्जाम वगैरह पोस्टपोन हो जाते हैं। एडजर्न मतलब क्या होता है, स्थगित करना, लेकिन किस चीज का, कोर्ट यानी कि अदालत वगैरह, द कोर्ट हैज बीन एडजर्न्ड। देखो जैसे हम बोलते हैं ना, इस तरह से बोलते हैं। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, द कोर्ट हैज एडजर्न्ड, यानी कोर्ट क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं, तो इन दोनों में आप समझ गए। उसी तरह से आपने देखा कि क्राई नाउन है, नाउन में इसका मतलब होता है चीख या चिल्लाहट, और वर्ब में वीप विथ योर वॉइस ऑडिबल, यानी कि आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो जिसमें आपका साउंड भी आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्राई। वीप मतलब होता है रोना, लेकिन क्या, विदाउट साउंड। और प्लीड मतलब होता है गिड़गिड़ाना या याचना करना। इन कोर्ट व्हेन यू प्रे फॉर समथिंग, यानी आप जब कोर्ट में क्या करते हो, किसी भी चीज को, सजा को कम करने के लिए, यानी उसको सजा जो मिल रही है उससे सजा से थोड़ा सा कम करने के लिए आप क्या करते हो, गिड़गिड़ाहट कर रहे हो जज के जो जज हैं उनसे कि भाई इसकी सजा को थोड़ी सी कम कर दी जाए, तो उस समय आप क्या बोलते हो, उसमें यूज जो हम टर्म्स करते हैं वर्ब में, वो प्लीड होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा कंफ्यूजिंग वन, नंबर 23, सो, एक्ज्यूड और इपिटोमाइज। ये तीनों के तीनों कंफ्यूजन है, तीनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। सो नाउन भी है और वर्ब भी है। जब हम सो का एज ए नाउन यूज करते हैं, एज ए प्ले, मतलब इसका रोल अगर नाउन के तौर पे होगा तो सो यानी कि मूवी, जैसे आप देखते हो ना मूवी का शो पूछते हो ना, कौन से शो टाइमिंग पे मूवी, कौन सी मूवी है, तो वो वाले शो की बात किया गया है। और वर्ब में शो का मतलब क्या होता है, दिखाना, ठीक है। एक्ज्यूड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दर्शाना, और कैसे दर्शाना, स्पष्टता और मजबूती के साथ, यानी एकदम क्लिस्टर क्लियर किसी चीज को दर्शाना, वो कहलाता है एक्ज्यूड। और थर्ड है
इपिटोमाइज, इपिटोमाइज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी ए परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी किसी चीज का वो जस्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि आपने कोई भी चीज समझा रहे हो और उसका एक पूरा का पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल मतलब बता रहे हो कि इसने इनकम टैक्स ऑफिसर क्रैक किया था, वो उसका जस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है, यानी इपिटोमाइज होता है। ठीक है, तो इन तीनों में बहुत ज्यादा आते हैं। जब हम इसके यूजेज देखेंगे तब आपको पूरा क्लिस्टर क्लियर समझ में आ गया। ऐसे तो आप समझ जाओ कि शो मतलब क्या होता है, नाउन के रूप में मूवी शो जो आप देखते हो मूवी थिएटर में जा करके, और शो वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है दिखाना। एग्ज्यूड, एग्ज्यूड मतलब होता है दर्शाना, किस तरह से, स्पष्टता और मजबूती के साथ। इपिटोमाइज मतलब होता है वर्ब, इसका मतलब होता है टू बी ए परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल कहलाता है इपिटोमाइज। चलिए नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, ये दोनों में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, फ्लाउट और फ्लाउट और फ्लुएंट। ठीक है, फ्लाउट, फ्लाउट मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी भी चीज का उल्लंघन करना क्या कहलाता है, फ्लाउट। और फ्लंट क्या कहलाता है, दिखावा करना। ये दोनों वर्ब हैं, फ्लाउट एक वर्ब है और फ्लंट एक वर्ब है। फ्लाउट मतलब होता है उल्लंघन करना, जैसे आप किसी भी नियम कानून चीज़ों का उल्लंघन कर रहे हो या किसी भी चीज़ को का उल्लंघन कर रहे हो तो फ्लाउट कहलाएगा। और फ्लंट वर्ब है जिसका मतलब होता है दिखावा करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वैसे भी अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अगर आप SI CI पढ़ते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप आसानी से समझ जाओगे इसका मीनिंग। देखो ध्यान से, मैंने क्यों लिया हूं, क्योंकि समटाइम्स इसमें भी कंफ्यूजन होता है। लेंड, LEND, लेंड मतलब होता है उधार देना। लेंड मतलब क्या होता है, उधार देना। बोरो, बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। दोनों के दोनों वर्ब हैं, लेंड मतलब होता है उधार देना, बोरो मतलब होता है उधार लेना। और OWEO ये भी क्या है, वर्ब, जिसका मतलब होता है उधार होना। देखो दोनों तीनों में क्या है, डिफरेंस है। कैसे, लेंड मतलब उधार देना, जैसे आप किसी को क्या कर देते हो, मान लो मेरे को 10 रुपये मेरे पास है, आप इस 10 रुपये को किसी को क्या कर दे रहे हो, लेंड कर दे रहे हो, यानी उधार दे रहे हो। बोरो, बोरो मतलब उधार लेना। अब जैसे देख रहे हो आप बैंक से क्या करते हो, बैंक से पैसे लेते हो तो क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो। बैंक क्या कर देता है, आपको कर्ज देता है, यानी बैंक आपको उधार देता है, यानी लेंड करता है। लेकिन आप क्या करते हो, बैंक से लेते हो पैसे, यानी बोरो करते हो, यानी उधार लेते हो। और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उधार है ऑलरेडी, तो वो कहलाता है OWE, वहाँ पे हम वर्ब यूज करते हैं। ये तीनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इन सभी चीज़ों का हाइलाइटर यूज करके। देखिए, लेंड मतलब होता है उधार देना, बोरो मतलब होता है उधार लेना, और ओ मतलब होता है उधार होना। आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उधार हो चुका है। देखिए एक SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये SSC एग्जाम में आया ही है क्वेश्चन है। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पोस्टपोन, पोस्टपोन का एंटोनिम बताओ, यानी पोस्टपोन का उल्टा बताओ। तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं प्रीपोन। पोस्टपोन मतलब क्या होता है, स्थगित करना यानी टाल देना, तो इसका मतलब प्रीपोन बोल देते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्थगित कर देना, और प्रीपोन्ड कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है डिक्शनरी में प्रीपोन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे पोस्टपोन का एंटोनिम, ये SSC में पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, तो उसका हम बोलेंगे एंटीडेट। ठीक है, एंटीडेट इसका क्या है, एंटोनिम है। तो ये याद रख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गलत करके आ जाना, प्रीपोन वर्ड लिखा रहता है आप मार के चले आओ, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। प्रीपोन का मतलब ये नहीं होता कि जैसे ये वो पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित कर देना, टाल देना, तो उससे पहले कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंटीडेट। चलिए अब आते हैं, जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े ना, अभी हमने 5-6 वर्ड्स यानी 10 वर्ड्स पढ़े कंफ्यूजिंग, या 11-12 जो भी पढ़े 5 के सेट में, उस पर हम अभी उसका यूजेज करने वाले हैं सेंटेंस में कि किस तरह से उसके यूज करना है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्वेश्चन नंबर देखिए 1, दे हैव डैश द सिरोमनी। अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था ना अभी, पोस्टपोन यानी क्या, स्थगित करना। दे हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, पोस्टपोन्ड।
ठीक है, दे हैव पोस्टपोन्ड द सिरोमनी, वे लोगों ने सिरोमनी को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। वे लोगों ने सिरोमनी जो भी हो रहा था सिरोमनी, उसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, यानी पोस्टपोन कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझ गए। चलिए सेकेंड नंबर देखो, द केस हैज बीन। अब देखो केस, कोर्ट की बात किया जाए, मैंने आपको बताया था एडजर्न। एडजर्न मतलब क्या हो, मैंने बताया था कि जो भी एडजर्न मतलब होता है कि स्थगित कर देना, लेकिन क्या, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट नियम कानून के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, ADJOURNED, ठीक है, एडजर्न। क्यों, द केस हैज बीन एडजर्न। और देखो ध्यान से, ये अभी हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तब आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लिख दिया है, ठीक है। अभी के टाइम इतना याद रखो कि एडजर्न, एडजर्न मतलब होता है स्थगित कर देना, यानी कोर्ट स्थगित कर देना या किसी चीज को टाल देना, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। यानी द केस हैज बीन एडजर्न, यानी जो केस था वो क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे। देखिए थर्ड में क्या दिया गया है, आई विल डैश माई केस, यानी आई विल डैश माई केस। आपने एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, प्लीड। प्लीड मैंने बताया था कि ये क्या है, वर्ब है जिसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना। और गिड़गिड़ाना किस चीज के लिए, कि भाई कोई भी चीज हो, उसकी सजा हो, या उस केस में जो भी प्रार्थना कर रहे हो कि उसमें कुछ भी हो जाए, यानी उसके लिए गिड़गिड़ाना के सेंस में हम यूज करते हैं प्लीड। तो आई विल के बाद जनरली क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आई विल प्लीड माई केस, यानी मैं अपने केस, मैं मेरे केस के लिए मैंने क्या किया, गिड़गिड़ाया, यानी किससे, कोर्ट से, यानी जो भी है, क्योंकि आप, तो यहां पे हम प्लीड यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे, ही डैश फॉर मर्सी। अब देखो ध्यान से, ही डैश फॉर मर्सी। अब देखो मैंने अभी बताया था ना प्लीड, प्लीड मतलब होता है गिड़गिड़ाहट, यानी मर्सी मतलब दया के लिए, यानी उसने दया के लिए क्या कर दिया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, यानी गिड़गिड़ाया, यानी ही प्लीडेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो ही प्लीडेड फॉर मर्सी, यानी उसने क्या किया, दया मांगने के लिए, प्रार्थना, दया मांगने के लिए। यानी जैसे आप देखते हो ना कोर्ट में क्या होता है, सजा कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, प्लीड करते हैं, यानी जो भी थोड़ा बहुत रहम हो उसके लिए प्रार्थना किया गया। अब आप चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है बेबीज। अभी मैंने बताया था ना क्राई, वीप, दोनों में डिफरेंस। क्राई मतलब होता है चीख, चिल्लाहट, और क्राई मतलब क्या होता है, साउंड के साथ रोना। तो छोटे बच्चे कैसे रोते हैं, साउंड के साथ, तो बेबीज क्राई, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सी डैश फॉर हर सन डे इन एंड डे आउट। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डे इन और डे आउट का मतलब होता है फॉर मेनी डेज सक्सीवली, यानी कि बहुत दिनों से लगातार रोने की बात की जा रही है कि सी डैश फॉर हर सन, वह अपने सन के लिए डे इन डे आउट, यानी वो लगातार बहुत दिनों से रो रही है, रोई है या रो रही है, जो भी। अगर मैं इसको ये करना बोलूं, वीप के फॉर्म में बनाऊं, तो जैसे देखो वो अपनी सन के लिए बहुत दिनों से रोई, बहुत दिनों से रोई। तो अब बताओ, अगर मैं देखो वीप क्या होता है, वीप होता है रोना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं इसको सेकेंड फॉर्म में बनाऊं यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या होगा, वीप का वेप्ट। सी वेप्ट फॉर हर सन डे इन और डे इन डे आउट, यानी कि वो अपने सन के लिए बहुत दिनों से लगातार रोई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 पे। सी डैश फॉर हर सन, वो अपने सन के लिए क्या की, रोई, यानी यहां पे भी मैं बोल सकता हूं सी वेप्ट फॉर हर सन, ठीक है। यानी मैंने बताया था ना वीप और क्राई में दोनों में फर्क है। क्राई मतलब होता है रोना लेकिन साउंड के साथ, वीप मतलब क्या होता है, विदाउट साउंड, यानी ऐसा रोना जिसमें आपको साउंड ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ही इंजॉय द। अब देखो ध्यान से, ही क्या है, सब्जेक्ट, इंजॉय क्या है, वर्ब, और द की आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद जनरली क्या आता है, नाउन, तो यहां पे नाउन लिखना पड़ेगा। ही इंजॉयड द
सो मतलब क्या मैंने बताया था, नाउन आएगा। सो मतलब नाउन में क्या होता है कि जो मूवी वाला शो है जो आप देखने जाते हो, यानी उसने क्या किया, ही एंजॉयड द शो, यानी जो भी उसका शो है, जो भी पिक्चर वगैरह देखा उसमें उसने क्या किया, एंजॉय किया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है 9, सी डैश कॉन्फिडेंस एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज हर, देखो सी डैश कॉन्फिडेंस एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज इन हर मॉडर्न स्पीच। देखो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं मॉडर्न स्पीच क्या होता है, ये भी आपके एसएससी एग्जाम में समटाइम्स पूछ देगा इन फ्यूचर, तो आप ध्यान रखना मॉडर्न स्पीच क्या होता है। जैसे देखो जब आप पहली जैसे मान लो आप हो, आपको क्या कर दिया गया, बोला गया कि चलो, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, तो आपको बोला गया चलो आप जाकर के थोड़ा सा इस टॉपिक पे स्पीच दे दो, यानी आपने उससे पहले कभी स्पीच नहीं दिया है, यानी आपने कभी बोला नहीं है स्टेज पे जाके, आप पहली बार बोलने जा रहे हो, यानी उसी को बोलते हैं मॉडर्न स्पीच। ठीक है, यानी फर्स्ट स्पीच, यानी जो आप बोलने जा रहे हो वो आपका पहला स्पीच है। यानी सी डैश कॉन्फिडेंस एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज इन हर मॉडर्न स्पीच, यानी उसकी जो पहली ही स्पीच थी उसमें वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी और उसके पास बहुत ज़्यादा उसके लिए डेप्थ नॉलेज था। ठीक है, यानी उसने अपने फर्स्ट ही स्पीच में अपने कॉन्फिडेंस और ये, अब देखो ध्यान से यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आपको मैंने एक वर्ड बताया था एक्ज्यूड। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक बताया था एक्ज्यूड, EXUDE, एक्ज्यूड। उसके साथ साथ मैंने और भी बताया था सो, और एक और मैंने बताया था इपिटोमाइज, इपिटोमाइज। तो देखो मैंने इसका मतलब बताया, सो मतलब मूवी का सो, या सो मतलब दिखाना। एक्ज्यूड मतलब क्या मैंने बताया था, दर्शाना, वो भी किस तरह से, स्पष्टता और मजबूती के साथ। तो बताओ यहां पे क्या मैं लिखूं, सी एक्ज्यूड, सी एक्ज्यूड, अगर मैं सेकेंड फॉर्म बनाना है, पास्ट टेंस में बनाना है, तो सी एक्ज्यूडेड कॉन्फिडेंस एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज इज इन हर मॉडर्न स्पीच, यानी उसने अपनी पहली ही स्पीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई एज वेल एज डेप्थ ऑफ नॉलेज, यानी उसने जब स्पीच दी तो उसके पास बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस था, यानी कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ नॉलेज के साथ उसने क्या की, स्पीच को दी, यानी उसकी जो स्पीच वो दिखा। ठीक है, एक्ज्यूड मतलब क्या होता है, दर्शाना, यानी मजबूती और स्पष्टता के साथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से, ही डैश मी द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था ना शो के दो मीनिंग है, एक होता है नाउन के सेंस पे मूवी वाला शो जो देखने जाते हो, और वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, दिखाना। ठीक है, देखो ही शोड मी, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले लेते हैं, सो मतलब दिखाना होता है, ही शोड मी द कंटेंट ऑफ द लेटर, यानी उसने मुझे दिखाया द कंटेंट ऑफ द लेटर, यानी उस जो लेटर का कंटेंट था उसने मुझे क्या किया, दिखाया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, वोमेन वर्किंग फॉर अमूल डैश वोमेन एम्पावरमेंट। अब देखो ध्यान से, वोमेन वर्किंग फॉर अमूल, जो औरतें हैं वो क्या कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं अमूल के लिए। अमूल आप जानते हो ना, अमूल डेयरी, अमूल फेमस है, आप देखते हो ऐड भी आता है कि अमूल दूध पीता है, ठीक है, वगैरह अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते हैं, और अमूल के आप जानते हो पनीर, दूध वगैरह सारी चीज़ें पैकेटिंग आती हैं। ठीक है, इवन ही कर्ड भी आती हैं, दही भी आता है इसके, ठीक है, मक्खन भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। चलिए तो देखो कहा जा रहा है ओमेन वर्किंग फॉर अमूल, यानी जो अमूल है उसमें ओमेन वर्किंग, अमूल के लिए जो औरतें हैं वर्किंग कर रही हैं, डैश वोमेन एम्पावरमेंट। और ये क्या दर्शा रहा है कि जो वोमेन एम्पावरमेंट को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, यानी एक तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे हम दिखाते हैं ना कि परफेक्ट एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ोगे अमूल के बारे में कि अमूल कंपनी में आप देखोगे तो बहुत सारी जो हैं औरतें काम कर रही हैं इसमें। ठीक है, वो घर से आती हैं और काम करके जाती हैं, यानी इसके जो मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे दूध वगैरह की जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा अमाउंट में काम करती हैं। तो ये क्या है, एक तरह के वोमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यानी यहां पे मैं क्या बोलूंगा, इपिटोमाइज, यानी वोमेन वर्किंग फॉर अमूल इपिटोमाइज वोमेन एम्पावरमेंट, यानी जो औरतें काम कर रही हैं अमूल के लिए
वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वोमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डोंट डैश द ट्रैफिक रूल। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था ना फ्लाउट मतलब उल्लंघन करना, दो वर्ड्स बताए थे, वो मैं बता देता हूं फिर से। FLOUT, फ्लाउट मतलब मैंने बताया था उल्लंघन करना, ठीक है। और फ्लंट FLAUNT, फ्लंट मतलब मैंने बताया था आपको दिखावा करना। तो बताओ, डोंट डैश, डोंट फ्लाउट द ट्रैफिक रूल, FLOUT, डोंट फ्लाउट द ट्रैफिक रूल, यानी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन मत करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट, ही डैश हिज न्यू कार, ही डैश हिज न्यू कार, यानी मैं बोलूं ही फ्लंटेड, FLAUNTED, ही फ्लंटेड, सेकेंड फॉर्म मैंने ले लिया, FLAUNT, फ्लंट मतलब होता है दिखावा करना। ही फ्लंटेड हिज न्यू कार, यानी उसने अपने न्यू कार का क्या कर रहा है, दिखावा किया, उसने अपने न्यू कार का दिखावा किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है 14 में क्या दिया गया, बैंक्स डेट्स मनी ऑन हिज इंटरेस्ट। बैंक्स डेट्स, बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट देता है ना, यानी बैंक्स लेंडेड मनी, लेंड बोल दो, बैंक लेंड मनी ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, मनी लेंड यानी मनी देता है, किस चीज पे, इंटरेस्ट पे देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट डैश यू एनी मोर मनी एज यू डैश मी RS 5 लाख। देखो, आई कैन नॉट लेंड यू, यानी मैं तुमसे नहीं ले सकता, यानी मैं तुमसे उधार, लेंड मतलब क्या होता है, उधार देना, सॉरी फॉर डेट, आई कैन नॉट लेंड यू, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता, एनी मोर मनी, और थोड़ा सा भी ज्यादा मनी नहीं दे सकता, नाउ एज यू, जैसा कि तुम, डैश मी एट 5 लाख, जैसा कि तुम ऑलरेडी 5 लाख मेरे से ले चुके हो, यानी मैं तुम्हें अब उधार नहीं दे सकता, एनी मोर यानी और भी मनी तुमको उधार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे 5 लाख पहले से ही ले चुके हो। तो लेंड यहां तो हो गया, और उधार होना के लिए मैंने वर्ड बताया था OWE, ऑलरेडी उधार है 5 लाख, तो यानी यू ओ मी RS 5 लाख, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। यू डैश 10 लाख लास्ट मंथ, यू बोरोड, क्योंकि लास्ट मंथ यानी बीत चुका है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले लो। बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। यू बोरोड 10 लाख लास्ट मंथ, तुम लास्ट मंथ क्या लिए थे, 10 लाख उधार लिए थे, यानी बोरोड होगा, सेकेंड फॉर्म BORROW। बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना, यानी उसने 10 लाख उधार लिया लास्ट मंथ। ठीक है, इसलिए मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। तो आई होप हमने जो 5 के पेयर के थ्रू कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़े, उसके यूजेज हमने देख लिए। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है भाई, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई दे सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।